हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखें, अब नेक्स्ट टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे ये स्थितिज ऊर्जा का टॉपिक 11th में तुमने स्टडी किया है, थोड़ा सा उसको बता दें और थोड़ा उसके बारे में, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा वर्ड आता रहेगा तुम्हारे सामने ये कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, कैसे निकाली जाएगी। तो पहले स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी भी निकाय में जो बल लग रहा होता है उस बल के अगेंस्ट जो निकाय में हम परिवर्तन कर देते हैं, उसे नई स्थिति में पहुंचा देते हैं, तो उसके कारण उसमें कुछ ऊर्जा संचित रहती है उस निकाय में, और उसी को हम कहते हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा। इन जनरल बात यही है। अब हमें यहां पर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो क्या करना है? देखो, अगर कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर विद्युत बल लग रहे हैं, तो उसके कारण उसके अंदर एक एनर्जी है, एक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है उसके अंदर, एक ऊर्जा पाई जा रही है उसके अंदर, तो उसी को हम उसकी स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। आएगी कहां से? कोई भी स्थितिज ऊर्जा आएगी कहां से? ये कैसे आ जाती है एनर्जी? तो हम कहते हैं कि उसे उस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में वो रखा है उस क्षेत्र के बाहर से उस क्षेत्र के अंदर तक लाने में और उस किसी विशेष स्थिति तक रखने में विद्युत, क्या मतलब कि भाई क्षेत्र जहां खत्म हो रहा है वहां से लेके आए, जहां खत्म हो रहा है फिर वहां जहां से शुरू हो रहा है तो वहां पे उस पर बल लगने लगा, उसके बल के विरुद्ध कार्य करके हम उसे अंदर लेके आए और फिर किसी विशेष स्थिति में हमने उसे एडजस्ट कर दिया। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो हम कार्य कर रहे हैं वही उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है और उसी को हम कहते हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो कोई भी आएगा, पूरी फिजिक्स में हमारे यहाँ कहीं भी आएगा, बोले हाँ भाई स्थितिज ऊर्जा निकालो, तो पहले हम देखेंगे हाँ भाई किस क्षेत्र में है, वो कौन सा बल लग रहा है वहां पर, उस क्षेत्र के बाहर से उस विशेष स्थिति तक लाने में जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा पूछी जा रही है वहां तक लाने में कार्य निकालो, और वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, वही स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ये एक जनरल बात हमने स्थितिज ऊर्जा की बताई। अब हम विद्युत द्विध्रुव पर आ जा रहे हैं। हमने कहा कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में एक विशेष स्थिति में रखा हुआ है और उसमें, जिसके कारण उसमें एक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, एनर्जी पाई जाएगी और उसी को हम उसकी स्थितिज ऊर्जा कह रहे हैं। कहां से आएगी? उसे विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के अंदर तक विशेष स्थिति तक लाने में जो विद्युत बल के विरुद्ध कार्य होगा वही उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होगा। विद्युत क्षेत्र के बाहर विद्युत क्षेत्र कहां समाप्त होता है? क्योंकि हमें विस्थापन बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन कार्य में यूज होता है, तो हम विस्थापन क्या लेंगे, कहां समाप्त होता है? तो विद्युत क्षेत्र तो अभी हमने पीछे पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक्स में कि विद्युत क्षेत्र कहीं समाप्त नहीं होता, तो हम इन जगह उसे कहते हैं अनंत में। विद्युत क्षेत्र कहां समाप्त हो रहा है? अनंत में समाप्त हो रहा है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर की जगह हम कहेंगे अनंत से। तो अब फाइनल डेफिनेशन, इस आधार पर पूरे डिस्कशन से एक फाइनल डेफिनेशन क्या निकले, अब हम उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर तक विशेष स्थिति तक लाने में जो विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वही उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है और उसी को हम कहते हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक सीधी सी परिभाषा ये अपने दिमाग में फीड कर लेना कि विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी विशेष स्थिति तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे हम उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो अब हमें हमारे पास यदि कोई विद्युत द्विध्रुव है तो उसे अनंत से लाने, अब हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो अनंत से लाने का कार्य निकालना पड़ेगा। पहले हमने मान लिया ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, तो एक विद्युत द्विध्रुव हमने लिया और उसे पहले अनंत से लाए। तो अब अनंत से कैसे लाए?
कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस लेके चलते हैं, वैसे ही लाया जाता है। हमने मान लिया अनंत से हम ऐसे लेके आ रहे हैं कि वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदैव विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अनंत से हम इस तरीके से लेके आ रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदैव विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। कोई जरूरी नहीं ऐसे लेके, हम ऐसे भी ले सकते हैं कि हम इस तरीके से लेके आ रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदैव विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। ऐसे भी ले सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समांतर है। हम किसी कोण पर भी लेके कंसीडर कर सकते हैं कि हम ऐसे लेके आ रहे हैं किसी कोण पर कि वो विद्युत क्षेत्र के साथ किसी कोण पर रह सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी स्थिति से तो लेके आना ही है हमें उसे। तो हम फिलहाल ये लेके चल रहे हैं अपने डेरिवेशन में कि हम उसे इस प्रकार से लेके आ रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदैव विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। पहले अनंत से लाने का कार्य निकालें। तो बात चल रही थी कि विद्युत द्विध्रुव, थोड़ा ध्यान देंगे फिर दोबारा से कि भाई विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या है। अनंत से लाने में विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी स्थिति तक लाने में किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है, उसी को हम स्थिति ऊर्जा कह रहे हैं। अब हमें, जब हम विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा निकालना चाह रहे हैं तो हमने ये सोचा कि हमें उसे अनंत से लाने का कार्य निकालना है। तो हमने पहला उस कार्य को हम दो भागों में बांटेंगे, एक अनंत से लाना और एक घुमाना। तो हम यहां पर ये कंसीडर कर रहे हैं कि माना विद्युत द्विध्रुव को पहले हम अनंत से लेके आ रहे हैं, माना हम विद्युत द्विध्रुव को अनंत से कुछ इस प्रकार से लेके आते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रहती है। तो पहले इसमें कार्य निकालें। देखो, प्लस क्यू आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस क्यू आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो अगर हम इसे किसी विशेष स्थिति तक लाके रखते हैं तो दोनों के विस्थापन समान होंगे। प्लस क्यू आवेश पर जो बल होगा, प्लस क्यू पर जो बल हम ज्ञात करेंगे, F1 बराबर QE, ये वेक्टर E की दिशा में हो जाएगा। तो इस पे कार्य जो हम निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य, प्लस क्यू आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, W1 बराबर अनंत से लाने में किया गया कार्य, स्मॉल W1 लिख दे रहे हैं, बराबर QE इंटू क्या हो जाएगा, अगर हम x विस्थापन मान लेगा थोड़ी देर के लिए तो W1 बराबर QE इंटू x। इसी तरीके से अगर हम माइनस क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य निकालें, माइनस क्यू आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, एक बार हम विस्थापन ले रहे हैं तो W2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस QE इंटू एक्स, क्योंकि विस्थापन दोनों के बराबर ही होंगे। इस पर बल लग रहा है इधर की ओर, तो इसे तुम्हें लाने में कार्य करना पड़ेगा, तो वो प्लस में आएगा। इस पर बल लग रहा है इधर की ओर, ये खुद ही चला आ रहा है, तो इसे ये नहीं कहा जाता कि कार्य करना पड़ेगा, इसे कहा जाता है कार्य प्राप्त होगा, और वो कार्य लिखा जाएगा माइनस में। तो इस तरीके से विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कुल मिला के जो कार्य निकलेगा वो हो जाएगा W1 बराबर 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव कार्य है उतना नेगेटिव कार्य है, जितना प्लस क्यू पर कार्य करना पड़ रहा है
उतना ही माइनस क्यू के कारण कार्य प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण नेट कार्य क्या आ जाएगा, 0। अर्थात विद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाने में किया गया कार्य जिस विशेष स्थिति में कह रहे हैं वो W1 बराबर हो गया 0। ध्यान दे लेना है बच्चों को, आज 0 रहा है पर समझना है ऐसे, रटने को तो सीधी सी हो गई W1 0 अनंत से लाने में, कि विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर हम इस प्रकार से लेके आ रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रहे। इस अवस्था में प्लस क्यू आवेश पर जो कार्य होगा वो प्लस में होगा, माइनस क्यू आवेश पर कार्य जो है वो नेगेटिव में होगा, माइनस में होगा, जिसके कारण कुल कार्य जो हो जाएगा 0। तो अब हमने यहां तक लाने का कार्य निकाल लिया W1 0। अब हम इसे, क्योंकि ये विशेष स्थिति एक पर्टिकुलर जनरल पोजीशन नहीं है, थीटा वाली जनरल पोजीशन होती है, तो अब हम ये मान रहे हैं कि इसे हम घुमा के ऐसे लेके आएंगे, इसे घुमा के इस तरीके से लेके आएंगे। तो 90 डिग्री से हम इसे थीटा एंगल तक लेके आएंगे। पहले 90 था और फिर विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा एंगल बना रहा है, यहां तक लेके आएंगे। तो वॉल्यूम का आघूर्ण कितना होता है इस पर, वॉल्यूम का अभी हमने कार्य निकालना सीखा है विद्युत द्विध्रुव में। वॉल्यूम का आघूर्ण टॉ बराबर जो हो जाता है P sin थीटा। तो इसलिए घुमाने में 90 लंबवत अवस्था से थीटा कोण तक लाने में किया गया कार्य, तो इसलिए लंबवत अवस्था से थीटा कोण तक लाने में किया गया कार्य W2 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन टॉ डी थीटा, और लिमिट हो जाएगी पहले थीटा, क्योंकि हमारा विद्युत इस वाले सूत्र में थीटा किस किस के बीच कोण है। फिर ध्यान देने की बात है कि इस सूत्र में थीटा किस किस के बीच का कोण है, थीटा कोण है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का। तो प्रारंभ में हम उसे 90 डिग्री पर रखे हुए हैं, तो एंगल कितना है 90 डिग्री, और फिर हम किस कोण पर लेके आ गए इसे, थीटा कोण पर, तो एंगल हो जाएगा 90। तो लिमिट हो जाएगी, पहले वो 90 डिग्री पर था और फाइनली वो थीटा कोण पर आ गया। इस पॉइंट पर ध्यान देना बच्चों को कि हमने ये 90 टू थीटा लिमिट क्यों ली है। जिन पे कहा जाए इस पे ध्यान देना है, तो उसको बच्चे अपने नोट्स में हेडलाइन अंडरलाइन भी कर लें। तो टॉ इक्वल्स टू पी साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो W2 इक्वल्स टू पी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, और ये लिमिट हो जाएगी 90 टू थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 90 टू थीटा, पहले अपर लिमिट रखी जाती है माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस माइनस कॉस 90, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P माइनस कॉस थीटा, और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इस तरीके से W2 फाइनली हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। यह आया उसे घुमाने का कार्य 90 डिग्री से यहां तक लाने का। तो इसलिए कुल किया गया कार्य W इक्वल्स टू W1 प्लस W2। W1 0 हो गया था और W2 हो गया माइनस PE कॉस थीटा।
तो इस तरीके से W इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, ये आ गया कुल किया गया कार्य। क्लियर होगा बच्चों को? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट 90 टू थीटा थी तो पहले अपर लिमिट रखा, माइनस फिर करके लोअर लिमिट रख दी, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई तो ये फाइनल वैल्यू आई, इनको जोड़ दिया तो ये आ गया। तो यही स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, यही हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। इसलिए स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स टू W, तो U इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा, ये आ गया विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब इनके केसेस पर विचार कर लें कि क्या केस है इसके, डिफरेंट एंगल्स की बात कर लें। थीटा 0 डिग्री है, अगर 0 डिग्री का मतलब कि वो इस तरीके से रखा हुआ है, तो इस समय इसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी माइनस पीई कॉस 0 इज इक्वल टू माइनस पीई। केस 2, यदि थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मतलब वो इस तरीके से रखा हुआ है, माइनस क्यू ये प्लस क्यू 90 डिग्री पर है, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये 0 हो गया चूंकि कॉस 90 0। सिंपल से टर्म है, बहुत समझाने वाले टर्म नहीं है। और केस 3 जो हम लेते हैं वो है थीटा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री है, तो U इज इक्वल टू हो जाता है डिग्री का मतलब क्या है पहले ये समझ लें। 180 डिग्री का मतलब है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत हो गई, ऐसे रखा। इन दोनों में डिफरेंस देख लें, इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है, इसमें इधर है, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पीई कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होगी -1, तो U इक्वल टू क्या आ गया पीई आ गया। तो इस तरीके से ये विभिन्न स्थितियों में, इसकी विशेष स्थितियों में इसकी स्थिति ऊर्जा आ गई। अधिकतम किस अवस्था में है, जब वो 180 डिग्री है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, और 90 डिग्री पर 0 है, ये भी ध्यान देना। 90 डिग्री पर टॉ मैक्सिमम होता है, पर U 0 है, स्थिति ऊर्जा 0 है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा।